हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज से हमारा एक नया टॉपिक है सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। तो आइए इसको शुरुआत करने से पहले कुछ बातें आप लोगों से चर्चा कर दिया जाए। देखिए, जितने भी तथ्यों से हम लोग जो है अवगत होने जा रहे हैं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये परीक्षा केंद्रित हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इसका कलेक्शन किया है और ये विशेष तौर से उन परीक्षाओं के अभी जो फरवरी में परीक्षा होनी है समीक्षा अधिकारी की, ये उसके लिए विशेष तौर से है। इसके साथ साथ यूपीएससी, यूपी पीसीएस और जैसे बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, इस सबके लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, हो सकता है कि कुछ नए बच्चे जुड़े हों जिनको समझने में बड़ी दिक्कत हो रही हो, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं, वो भी इसको ध्यान से सुने, उनको भी फायदा होगा। और उन बच्चों के लिए ये बता दिया जा रहा है कि आगे फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ होने जा रहा है इतिहास का, इंतजार करें, वो चीज़ उनको उस समय उनको बता दिया जाएगा, जल्द से जल्द वो प्रारंभ होने जा रहा है। तो आइए हम लोग जो है इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले जो है राजा राम मोहन राय से हम लोग जो है प्रारंभ करते हैं। आइए राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, देखिएगा, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। तो आइए फिर हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय का जो जन्म होता है वो 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में एक राधानगर कस्बा था, वहीं पर इनका जन्म होता है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो है ये अपने जन्म के उपरांत जो है ये एक नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, बंगाल में एक नवाब के यहाँ नौकरी करते थे और वहीं पे इनको जो है राय राया की उपाधि मिली थी। तो इनको राय राया की उपाधि कहाँ मिली थी? एक बंगाल में एक नवाब के यहाँ नौकरी करते थे जहाँ इनको राय राया की उपाधि मिली थी। इसके साथ ही जो है राजा राम मोहन राय को कई भाषाओं का ज्ञान था, लगभग 8 भाषाओं का ज्ञान था राजा राम मोहन राय को। वो कौन कौन सी भाषा थी, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। देख लीजिए, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी और हिब्रू। फिर उसके बाद क्या था कि देखिए, राजा राम मोहन राय को जो है ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है। जब भारत में पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत होती है तो उसके सबसे पहले अगुआ जो है भारत में, वो राजा राम मोहन राय रहते हैं। क्योंकि इनके ऊपर पाश्चात्य शिक्षा का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो ये भारत की समस्याओं का जो जड़ खोजते हैं। वो कहते हैं कि अगर पाश्चात्य शिक्षा भारत में लागू करवा दी जाए तो इससे यहाँ के जो है तमाम जो है हमारे यहाँ जो धार्मिक सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो दूर भी हो जाएंगी और लोगों के एक नई विचारधारा लोगों में आएगी और वैज्ञानिक सोच लोगों में आएगा। तो इसके लिए राजा राम मोहन राय बहुत ज़्यादा प्रयासरत थे, इसीलिए इनको जो है पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीयवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक किसको कहा जा सकता है, तो उसको भी राजा राम मोहन राय आप मारिएगा। कभी कभी इनको जो है आधुनिक भारत का पिता भी कहा जा सकता है, इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय हुए। एक इनकी उपाधि थी आधुनिक पुरुष की, ये भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक पुरुष की उपाधि किसको मिली थी, तो राजा राम मोहन राय। और एक उपाधि इनकी युगदूत की थी। देखिए, युगदूत, इनको युगदूत के नाम से भी जाना जाता था। अब आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। तो ये लोग इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किन्हीं किन्हीं किताबों में जो है 1814 दिया रहता है और किन्हीं किन्हीं 18 में 1815 दिया रहता है, तो ये इसमें बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। तो ये जो है एकदम सही फैक्ट है। आत्मीय सभा का जो गठन किया गया था वो 1815 में किया गया था। ये इसलिए गठन किया गया था, ये एकेश्वरवादियों के मत के प्रचार के लिए इन्होंने इस सभा का गठन किया था। इसमें जो है उन्होंने कुछ बंगाली बुद्धिजीवियों का, नवयुवकों का साथ लेकर के इस सभा का गठन किया था।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद ब्रह्म सभा का इन्होंने गठन किया था। ब्रह्म सभा का गठन कब किया गया था? 1828 में किया गया था। यही ब्रह्म सभा आगे चल करके ब्रह्म समाज के रूप में गठित होती है। देखिए, यही ब्रह्म सभा आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। ये पहला सुधार आंदोलन था जिस पे जो है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि राजा राम मोहन राय पे पाश्चात्य शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रभाव था। उसके बाद करते क्या है, देखिए, इसी पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव ही है कि 1817 में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है और इनके सहयोगी कौन थे? डेविड हेयर थे। इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इनके सहयोगी जो है डेविड हेयर थे। उसके बाद जो है इनकी मृत्यु होती है, और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? ब्रिस्टल में होती है, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु होती है। और वही 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु का तिथि आप लोग ध्यान रखिएगा, 27 सितंबर 1833 को होती है, ब्रिस्टल में होती है, वहीं पर इनकी समाधि है। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में क्यों होती है, अभी उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु के बाद जो है जो ब्रह्म समाज का जो संचालन था वो द्वारका नाथ टैगोर, देखिए ध्यान से सुनिएगा, द्वारका नाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश, पंडित रामचंद्र विद्यावागीश, और उसके बाद जो है द्वारका नाथ टैगोर के हाथों में आ जाता है। फिर उसके बाद एक और महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, देवेंद्र नाथ टैगोर इसमें कब जुड़े थे तो पूछा जाता है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है 21 दिसंबर 1843 को इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं। देखिए, ये देखिए, 21 दिसंबर 1843 ईस्वी को इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवेंद्र नाथ टैगोर इसमें कब शामिल हुए थे ब्रह्म समाज में। ये तिथि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1857 ईस्वी में, ये देखिए 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को इसकी सदस्यता प्राप्त करते हैं। और इसकी सदस्यता कौन प्राप्त करवाते हैं? केशव चंद्र सेन को देवेंद्र नाथ टैगोर प्राप्त करवाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, केशव चंद्र सेन के आ जाने से ब्रह्म समाज में इसका विस्तार कलकत्ता के बाहर भी होना शुरुआत हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास। जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हो जाते हैं तो इसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में भी होने लगता है। और इन्हीं केशव चंद्र सेन के शामिल होने से पहली बार जो है अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप धारण करता है। ये कौन करता है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है इसका स्वरूप जो है अखिल भारतीय स्तर पर हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या होता है, केशव चंद्र सेन के शामिल होने के बाद जो है फिर कुछ समय के बाद जो है लगभग 1865 में ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है। ब्रह्म समाज में फूट पड़ने के कारण 1865 ईस्वी में फिर दो भागों में बंटता है। जो एक का नेतृत्व करते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, जिसका नाम है आदि ब्रह्म समाज। ये देखिए, ये आदि ब्रह्म समाज है, इसका नेतृत्व करते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। और जो केशव चंद्र सेन जिसका नेतृत्व करते हैं वो कौन है? भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो पूछा जाता है कि भारतीय ब्रह्म समाज का जो है किसने गठित किया था? तो केशव चंद्र सेन किया था। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर वाला था वो कौन था? आदि ब्रह्म समाज। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि इसका दूसरा विभाजन जो है वो 1973 ईस्वी में होता है। ये भी यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि ब्रह्म समाज में पहला विभाजन कब हुआ था, दूसरा विभाजन कब हुआ था। ये लोग बहुत, ये सब यहाँ तिथि वाइज जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दूसरा विभाजन जो है 1973 ईस्वी में हुआ था। और अब आपको बता दें कि यही केशव चंद्र सेन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जो 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलवाते हैं। ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलवाते हैं। कब दिलवाते हैं? 1872 में। और गलती क्या करते हैं कि एक तरफ तो ये ब्रह्म विवाह को कानूनी अधिनियम का दर्जा दिलवाते हैं, और दूसरी तरफ जो है अपनी ही पुत्री का विवाह जो है, नाबालिग पुत्री का विवाह
कूच बिहार के राजा से कर देते हैं, जिसके कारण जो है ब्रह्म समाज में दोबारा फूट पड़ती है। उसके बाद देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और अपने दूत के रूप में इनको ब्रिटेन भेजा था। किस लिए भेजा था ब्रिटेन? जो अकबर द्वितीय को पेंशन मिलता था उस पेंशन की राशि को बढ़वाना था। इसी सिलसिले में वो ब्रिटेन जाते हैं जहां राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है। तो आइए अब इसके बाद हम आगे टॉपिक चलते हैं। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में इनका राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा। तो शिक्षा के रूप में अभी आपने आपसे चर्चा किया कि एक अंग्रेजी के पक्षधर थे, क्योंकि इनके व्यक्तित्व पे जो है पाश्चात्य शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रभावित था, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे। फिर उसके बाद एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा, ये तो अभी आपको बताई ही है। फिर ये इनका समाज के क्षेत्र में क्या भूमिका थी कि मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध भी करते थे। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, आर्य समाज हो गया, उसी प्रकार से जो है राजा राम मोहन राय भी जो है मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध करते हैं। उसके बाद अब आते हैं हम अगले टॉपिक में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में। यहाँ से भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इनका जन्म जो है 1834 ईस्वी में होता है और 1886 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस को जो है दक्षिणेश्वर का स्वामी भी कहा जाता है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी परीक्षा कई बार पूछा जा चुका है कि दक्षिणेश्वर के स्वामी किसको कहा जाता है। तो दक्षिणेश्वर को स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। फिर ये काली मंदिर के पुजारी थे। फिर इनका ये था, इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिनको शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक इनकी जो विचारधारा थी, ये तांत्रिक वैष्णव अद्वैत साधना द्वारा समाज की स्थिति इन्होंने प्राप्त की थी और इनको जो है काली जी का दर्शन भी इनको प्राप्त हुआ था। और इनका कहना ये था, ये सभी धर्मों को सत्य मानते थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस सभी धर्मों को सत्य मानते थे। वही मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ साथ उसे शाश्वत सर्वशक्तिमान तथा ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन भी मानते थे। इनकी मूर्ति पूजा में बहुत ज़्यादा विश्वास था और ये कहते थे कि मूर्ति पूजा में विश्वास के साथ साथ उसे शाश्वत सर्वशक्तिमान तथा ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन भी मानते थे। अब आइए हम लोग स्वामी विवेकानंद की चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु लगभग 1902 ईस्वी में होती है। स्वामी विवेकानंद के विषय में चर्चा करने से पहले आपको ये बता दें, इनका प्रारंभिक नाम जो है नरेंद्र नाथ था, बाद में जो है स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए हैं। इनको नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक रूप में किसे जाना जाता है। तो नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक रूप में स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। इसको बहुत, इन तथ्यों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उसके बाद क्या होता है, 1893 ईस्वी में ये शिकागो में प्रथम धर्म संसद जो वहाँ पे होता है शिकागो में, शिकागो अमेरिका में है, वहाँ पे ये भाग लेते हैं। ये अक्सर, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद जो है वहाँ से आने के बाद जो है जब भारत आते हैं अमेरिका से, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये 1897 ईस्वी में करते हैं। उसके बाद जो है इसका मुख्यालय कहाँ रहता है रामकृष्ण मिशन का? इसका मुख्यालय कलकत्ता में है और एक जगह मायावती स्थान है अल्मोड़ा के पास है, वहाँ पे जो है इसका एक दूसरी शाखा थी। तो इस सबको बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद देखिए इनका उद्देश्य क्या था। ये भी जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करते थे, जिस प्रकार से राजा राम मोहन राय भी बात करते थे, लेकिन दोनों में अंतर था। दोनों में अंतर ये था कि वो पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करते थे और ये जो है अपने अतीत के गौरव को याद करके जो चीज़ें हमने खोई हुई हैं उसको पुनः प्राप्त करके और उसको उच्चतम स्तर पर ले जाने की बात करते थे। आइए देखिए, ये भारत की प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण करते थे। हैं, तो ये इनका भारत की प्राचीन संस्कृति में बहुत ज़्यादा विश्वास था। किनका? स्वामी विवेकानंद का। ये शुद्ध वेदांत को अपना आदर्श मानते थे।
ये पूछा जा सकता है कि शुद्ध वेदांत को अपना आदर्श कौन मानते थे, तो स्वामी विवेकानंद मानते थे। इनका लक्ष्य था मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा किया था, इनका लक्ष्य था मनुष्य के भीतर उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है। ये सभी धर्मों की सच्चाई में, इनका मतलब ये ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म में ही विश्वास करते थे, इनका सभी धर्मों के जो जितने भी धर्म थे जिसमें सत्य बातें कही गई हैं उस सब में विश्वास करते थे ये। उसके बाद जो है इनका कहना था विवेकानंद का कि सभी धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने में एक मतलब सभी धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। ये जो है, ये जो हमने अभी आपको ये तथ्य मतलब ये लाइन पढ़ा है, ये परीक्षा में ऐसे ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इसको फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं। सभी धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का कहना था इनके विषय में कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कह सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। ये उपाधि स्वामी विवेकानंद को किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद आइए कुछ और तथ्यों के विषय में हम लोग चर्चा कर दें। आइए हम दयानंद सरस्वती के विषय में चर्चा करते हैं। दयानंद सरस्वती के विषय में, जैसे इनके आपको पता होगा कि इनका जो है बचपन का नाम मूल शंकर था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। और इनका जन्म जो है 1824 में गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में एक ब्राह्मण के घर में हुआ था। 1860 ईस्वी में ये मथुरा चले जाते हैं और बिरजानंद से इन्होंने जो है वेदों से जो है वेदों की शिक्षा प्राप्त करते हैं बिरजानंद से, जहां पे इनको वेदों के शुद्ध अर्थ के विषय में इनको ज्ञान प्राप्त कराया जाता है तथा वैदिक धर्म के प्रति इनकी अगाध आस्था भी रहती है। फिर होता क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर 1867 ईस्वी में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। कब? 1867 ईस्वी में। इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचनाएं भी की थी दयानंद सरस्वती ने। तो उसमें जैसे हो गया पाखंड खंडन हो गया, वेदवास भूमिका हो गया, ऋग्वेद के भाष्य हो गए, अद्वैत मत खंडन हो गया, पंचमहायज्ञ विधि हो गया, और उसके बाद वल्लभाचार मत खंडन हो गया। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी पुस्तकें अक्सर पूछी जाती हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। पाखंड खंडन हो गया, एक पाखंड खंडनी पताका इन्होंने फहराई थी, वो अलग है, और एक पाखंड खंडन इनकी पुस्तक का नाम है। इसको ध्यान से सुनिएगा। पाखंड खंडन हो गया, वेदभास भूमिका हो गया, ऋग्वेद के भाष्य हो गया, अद्वैत मत का खंडन हो गया, पंचमहायज्ञ विधि हो गया, और वल्लभाचार मत खंडन हो गया। इतनी पुस्तकों की रचनाएं जो है इन्होंने किया था। और इनका कहना था कि दयानंद सरस्वती का कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। उनका मतलब ये था कि कोई भी विदेशी भले ही हमारे देश में आ जाए, वो कितना भी अच्छा शासन कर दे, लेकिन जो मजा स्वशासन का है वो दूसरे देश के शासन का नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्वराज्य की बात करते हैं। तो ये पूछा जाता है लाइन अक्सर परीक्षा में, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, अर्थात विकल्प नहीं है। फिर अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है। कब होती है? 1875। किस महीने में? अप्रैल में होती है। यह भी पूछा जाता है, कभी कभी अप्रैल, मई, जून अलग अलग महीनों का नाम चेंज किया जा सकता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन जो वैदिक धर्म है उनकी शुद्ध रूप में पुनः स्थापना। इनका भी यह था कि जो कुरीतियां आ गई थी हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे विचारों में जो कुरीतियां आ गई थी, उनको दूर करके जो हमारी पुरानी विचारधारा है उनको पुनः प्राप्त करना। इसलिए जो है प्राचीन वैदिक धर्म को की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। यह आंदोलन जो है पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था।
अभी हम आपसे राजा राम मोहन राय के विषय में चर्चा किए थे, जहां एक तरफ राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े अगुआ थे और वो भारत में पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से सुधार करना चाहते थे, वहीं पर जो है दयानंद सरस्वती जो है वो पाश्चात्य शिक्षा को या पाश्चात्य विचारधारा को स्वीकार नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि अगर हम अपनी पुरानी व्यवस्था को फिर से अपना लें तो हम पाश्चात्य लोगों से भी बहुत आगे चले जाएंगे। इसीलिए जो है ये इनका जो आंदोलन प्रारंभ होता है और पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में होता है। फिर इसका जो मुख्यालय स्थापित होता है, किसका मुख्यालय होता है? अभी जो मैंने आपसे चर्चा किया था कि आर्य समाज का जो मुख्यालय था वो 1877 में लाहौर में स्थापित किया जाता है। लेकिन आर्य समाज का गठन कहाँ किया जाता है? आर्य समाज का गठन बंबई में किया जाता है 1875 में, अप्रैल 1875 में। लेकिन 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया जाता है। अब धार्मिक क्षेत्र में देखिए इनकी भी कुछ बातें हैं, जैसे ये भी मूर्त पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र में जो है ये भी विश्वास नहीं करते थे। इनकी विचारधारा भी कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय की विचारधारा से मेल खाती है। फिर उसके बाद जो है आर्य समाज में कुछ नियम और कुछ सिद्धांत गठित किए गए थे। ये जो नियम और सिद्धांत जो गठित किए गए थे आर्य समाज में, ये बंबई में जब आर्य समाज का गठन हुआ था वहीं पे नियम और सिद्धांत गठित किए गए थे। उसके बाद क्या होता है, 1892-93 ईस्वी में आर्य समाज का जो है विघटन होता है। ये दो भागों में टूटता है। एक भाग का नेतृत्व जो है पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और दूसरा जो था वो पाश्चात्य शिक्षा में विश्वास नहीं करता था। जो पाश्चात्य शिक्षा में विश्वास नहीं करता था वो आर्य समाजी थे, जैसे उसमें श्रद्धानंद हैं, लेखराज हैं और मुंशी राम हैं। तो तीन नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्रद्धानंद हो गया, लेखराज हो गया और मुंशी राम है। इन तीनों लोग मिल करके जो है 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना करते हैं। 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना करते हैं या गुरुकुल की स्थापना हरिद्वार में करते हैं। उसके बाद जो है जो पाश्चात्य विचारों के जो है समर्थक थे, जो अभी दो गुटों में बटा था, उसमें पाश्चात्य के समर्थक थे लाला लाजपत राय थे और हंसराज थे। इन्हीं दोनों लोगों ने मिल करके जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं। ये जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज है, ये जो है जो आप ये जान लीजिए कि आर्य समाज था, आर्य समाज में जो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे वो ये उन्हीं की देन थी। उसके बाद होता क्या है, कुछ चीज़ें आपको और बता दें महत्वपूर्ण चीज़, कि अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि जो पहली बार भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग जो होता है उसको आर्य दयानंद सरस्वती द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं जोर देकर बता रहा हूं कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। पहली बार दयानंद सरस्वती ने हिंदी को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में के रूप में जो है अपनाने की बात कही थी। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। तो इस प्रकार से ये टॉपिक जो है आज ये टॉपिक समाप्त कर रहे हैं। इसका अगला भाग जो है कल के क्लास में बताएंगे। धन्यवाद। महत्वपूर्ण।